अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 का। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दोनों टाइप्स के रिएक्शन के अंदर। और इसके साथ साथ हम इसी चैप्टर का क्विक क्विज 18.2 भी सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हाउ ट्रांजिशन metals acts as catalyst। जी बेटा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कैटलिस्ट क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं ये वो सब्सटेंस है दैट स्पीड्स अप a chemical reaction। वो चीज जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाती है, प्लस लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। हम इसको नाम देते हैं कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देती है। इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। क्लियर? तो ये हम कहते हैं कि कैसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इस तरह से काम करती हैं। क्लियर बेटा? देखिएगा, अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक हम कहते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस, एक को कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होती है? होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब यहां पर देखेंगे तो जो हमारा कैटालिस्ट है प्लस जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, दे बोथ आर इन सेम फेज। ये दोनों एक ही फेज के अंदर होंगे। और अगर हम हेट्रो की बात करें तो डिफरेंट, इसके अंदर जो कैटालिस्ट है और इसके साथ जो रिएक्टेंट्स हैं, दे आर इन डिफरेंट फेजेस। जी बेटा, हमने सिंपल कहा कि इसके अंदर जो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट हैं वो सेम फेज में होंगे, इसमें जो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स हैं वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं। दूसरे वर्ड हम यूं कह सकते हैं कि अगर हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं, तो कैटालिस्ट जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, अगर रिएक्टेंट गैस है तो ये भी गैस होगा, अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो ये भी लिक्विड होगा। और अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो हम कहते हैं इसमें जो हमारा कैटालिस्ट है हो सकता है वो सॉलिड फॉर्म में हो, और जो रिएक्टेंट्स है वो किस फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो। इट्स मीन कि दोनों की जो ऑक्सीडेशन फिजिकल स्टेट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये सिंपल आपने याद करना है। अब कैटालिस्ट भी इन दोनों के अंदर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। होमोजीनियस कैटालाइसिस में क्या होगा, कैटालिस्ट सेम और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में होंगे। हेट्रोजीनियस में दोनों डिफरेंट फेजेस में होंगे। अब इन दोनों के अंदर कैटालिस्ट के काम करने का तरीकाकार डिफरेंट है। देखिएगा, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। होमोजीनियस कैटालाइसिस में एंजाइम या कैटालिस्ट जो है वो किस तरह से काम करेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स उनमें किस तरह से काम करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस में क्या होता है, हम कहते हैं इसके अंदर जो एंजाइम ट्रांजिशन मेटल काम करेगा वो किस तरह से करेगा, बाय
वेरिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी कर लेगा, चेंज कर लेगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर लेगा। इससे क्या होगा, इस दौरान वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच होगा, अटैच्ड विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और यहां पर एक बनता है, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जो हाई एनर्जी स्टेट होती है, और इस इंटरमीडिएट स्टेट को हम कहते हैं अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट। बाद में ये इंटरमीडिएट स्टेट जो है ये फौरन से रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद बनता है प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जो आपका कैटालिस्ट होगा, जो ट्रांजिशन मेटल होगी, वो भी उससे क्या हो जाएगी, सेपरेट। जो कैटालिस्ट है ये इससे सेपरेट हो जाएगा, इससे अलहदा हो जाएगा। तो दोबारा से देखिएगा, एक सीक्वेंस याद कर लें। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैटालिस्ट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा, चेंज करने के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको हम कहेंगे अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट। और ये क्या होती है अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट, इसमें कैटालिस्ट और आपका कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। कैटालिस्ट इनके पास जाता है, दोनों को वो रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन के बाद क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स, और इसके साथ बनते हैं कैटालिस्ट, वो इससे सेपरेट हो जाएगा। हम सिंपल इसमें यूं कह सकते हैं कि जिस तरह एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर है, ये जो हमारी क्लासरूम है इसको हम कह देते हैं ये हमारी सेम फेज है। सेम फेज मतलब कि आपका जो कैटालिस्ट है वो हम कह देते हैं टीचर है, टीचर, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के आपने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक ग्रुप को आपने नाम दे दिया ए, एक को आपने नाम दे दिया ग्रुप बी, एक को आपने नाम दे दिया ग्रुप सी। तो ये कैटालिस्ट क्या काम करेगा एज अ टीचर, अगर इनका कोई प्रॉब्लम है ये टीचर इनके पास जाएगा, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद उसको क्या करेगा, फिर से सेपरेट होगा, फिर वहां से जाएगा ग्रुप बी के पास, वहां पर जाके उनका जो भी प्रॉब्लम होगा उनको सॉल्व करेगा, फिर आगे जाएगा सी के पास, उनका जो प्रॉब्लम होगा उनको सॉल्व करेगा। मतलब आप सिंपल यूं कह सकते हैं कि जो कैटालिस्ट है वो एक एक करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जाता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है, उनके साथ अटैच होगा, थोड़ी देर के लिए एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद वो टूट जाएगा, टूटने के बाद ये रिएक्टेंट कैटालिस्ट अपनी स्टेट को चेंज करेगा, दोबारा से उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा जिस तरह से पहली फॉर्म में था। तो चेंज होने के बाद अगेन वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वैसे ही बना लेगा जिस तरह से वो पहले था, रिएक्शन तेज करवाता जाएगा। इट्स मीन कि ये क्या करता जाएगा, एक ग्रुप से एक रिएक्टेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, लेकिन खुद रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक चीज आपने और नोट करनी है बेटा, जब ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी ये लो हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, उससे क्या होगा, रिएक्शन अपना नया पाथ लेके जल्दी कंप्लीट होगा। तो ये आपने देख लेना बेटा। अच्छा, इसके अंदर एक एग्जांपल हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं निकल कैटालिस्ट, आपकी बुक में एक एग्जांपल है, जब हम एक्राइलिक एसिड बनाते हैं एसिटाइलिन से बना एक्राइलिक एसिड, इस एसिटाइलिन से जब एक्राइलिक एसिड बनता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है वो होता है निकल कैटालिस्ट, और ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है 0 to 2+2। तो इसके अंदर जब हम कहते हैं कि जब ये कैटालिस्ट होमोजीनियस कैटालाइसिस में रिएक्शन करते हैं तो ये कैसे काम करेंगे, बाय चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट,
अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी करते हैं, करने के बाद रिएक्शन को कैटालाइज करवा देते हैं। तो एसिटाइलिन अगर हम बात करें तो ये भी लिक्विड फॉर्म में है, एक्राइलिक एसिड जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में है, हमारा जो निकल कैटालिस्ट होता है इसको भी हम सोल्यूशन में लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये एक सेम फेज का रिएक्शन है। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस में क्या होगा, कैटालिस्ट जाएगा, जाने के बाद इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा रिएक्टेंट के साथ, उसके बाद रिएक्टेंट्स को तोड़ के प्रोडक्ट को लैदा करेगा, खुद उससे सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक था किसका बेटा, होमोजीनियस कैटालाइसिस का। अब हम देखते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में एंजाइम्स या सॉरी क्या ट्रांजिशन मेटल जो है ये किस तरह काम करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल जब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में जाते हैं तो इनको बस अपने d ऑर्बिटल को इस्तेमाल करना होता है, उसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी चेंज नहीं करते। हम कहते हैं जब ये जाएंगे हेट्रोजीनियस में कैटालाइसिस में, तो इस दौरान दे एक्ट बाय यूजिंग इट्स वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ये अपने वैकेंट d ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करते हैं, d ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या हो गया था, हमने देखा था कैटालिस्ट के पास और रिएक्टेंट के पास क्या जाते थे, कैटालिस्ट ये वाले हमारे जो ट्रांजिशन एटम्स हैं। लेकिन अब की दफा क्या होगा, रिएक्टेंट खुद आएंगे, रिएक्टेंट्स आएंगे, इसकी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, एड्सॉर्ब। ये इसकी सरफेस पर आके रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हो जाते हैं। एड्सॉर्ब होने के बाद क्या करेंगे, वो दो रिएक्टेंट आ गए, लेट्स सपोज एक रिएक्टेंट यहां से आ गया, एक रिएक्टेंट यहां से आ गया, दोनों इसकी सरफेस पे आके जुड़ जाएंगे। इसको मैं कह देता हूं यहां से जो रिएक्टेंट आया R1, यहां से जो आया R2। जब ये दोनों इसकी सरफेस पे आकर जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद इनके अंदर जो बनता है उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उनके अंदर बनता था इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये दोनों क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद टूट जाएंगे। हम कहते हैं जब रिएक्शन हो जाएगा प्रोडक्ट्स बनेंगी, और प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो आपके रिएक्टेंट जो कैटालिस्ट था, ये प्रोडक्ट उसकी सरफेस से डीजॉर्ब हो जाएंगे। बेटा एक वर्ड था एड्सॉर्ब, एड्सॉर्ब का मतलब होगा ये खुद उसकी सरफेस पर आकर जुड़े थे। लेकिन जब हम यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद जब ये प्रोडक्ट्स अलग होंगे तो तब ये इसकी सरफेस से क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगे, उसकी सरफेस से अलग हो जाएंगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को तो चेंज नहीं किया, जैसे इसने वेकेंट ऑर्बिटल अपने सप्लाई किए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने आके उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, डोनेट करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसकी सरफेस पर अटैच रहे, अटैच होने के बाद उन्होंने रिएक्शन किया, रिएक्शन के बाद वो यहाँ से चले गए। तो हम कहते हैं ये सेम ऐसे ही है जैसे दो दोस्त आते हैं या दो लोग आते हैं, वो एक ब्रिज के ऊपर आके मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होते हैं वहां पर थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक करने के बाद कुछ मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, मटेरियल एक्सचेंज करने के बाद वो अपने रास्ते, लेकिन ब्रिज वहीं पे खड़ा रहता है। सेम ऐसे ही हम कहेंगे यहाँ पर जो ब्रिज का काम करेगी वो हमारी ट्रांजिशन मेटल होगी, वो जस्ट एक स्पेस प्रोवाइड कर रही है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसके ऊपर आए, आकर अटैच हो, अटैच होने के बाद रिएक्शन करें और चले जाएं। लेकिन रिएक्टेंट कैटालिस्ट जो हमारा है ट्रांजिशन मेटल, ये जस्ट एक स्पेस प्रोवाइड करेगा, सरफेस प्रोवाइड करेगा, दोनों रिएक्टेंट इसकी सरफेस पर आके एड्सॉर्ब होंगे, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो डिसॉल्व हो जाएंगी। तो ये आपने बेटा इसके अंदर एक सीक्वेंस याद कर लेना है, ये कि दोनों रिएक्टेंट आएंगे, इसी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट्स टूट जाएंगे और वो उससे अलग हो जाएंगे। इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर एग्जांपल आती है कि अगर आपके पास कैटालिस्ट है निकल, सॉरी यहां पर हम कैटालिस्ट यूज करते हैं आयरन, ये हैबर्स प्रोसेस की एक एग्जांपल है। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है बेटा, हम कहते हैं हाइड्रोजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, 3 मोल इसके रिएक्शन करेंगे, दरमियान में होगा कैटालिस्ट आयरन। तो ये क्या करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन और रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, अमोनिया प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये वाली इसकी एक रिएक्शन है, ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है, लेकिन ये क्या है
सॉलिड फॉर्म में, तो ये भी गैस बनती है। तो ये हम कहते हैं ये वाला किसकी एग्जांपल है बेटा, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की। तो ये दो आपने मेन चीजें याद करनी है। होमोजीनियस कैटालाइसिस में एज अ कैटालिस्ट कैसे काम करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स, और हेट्रोजीनियस में ये किस तरह से काम करेंगे। ये दो टॉपिक थे बेटा, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्विक क्विज 18.2। जी बेटा, अब हम सॉल्व करेंगे क्विक चेक 18.2, और इसका जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर ये है, हाउ वेनेडियम कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम +2 to +5। जो वेनेडियम का एलिमेंट है ये किस तरह से एक से ज्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रहा है। कभी ये +2 शो करता है, कभी ये +5 शो करता है। तो इसकी रीजन देखेंगे बेटा। जो वेनेडियम होता है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है इसके एटॉमिक नंबर, इसका जो अगर एटॉमिक नंबर देखें तो वो है 23। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो आएगा आर्गोन, आर्गोन में आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3d और फिर 4s। 4s में पहले इलेक्ट्रॉन रखेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, फिर 18 और 2 20, बाकी बचे 3 तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब ये +2 जब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, 4s के। तो हम लिखेंगे आर्गोन और साथ में आ जाएगा 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर हम कहते हैं ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 2s के और एक 3d का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अगर ये आर्गोन है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, 18 और 2, 3 इसने लूज कर दिया, अब 20 रह गए। जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वेनेडियम +4, तो जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो इसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इसके और 2 इसके। हम लिखेंगे आर्गोन 3d में कितने बचे बेटा, 1, और 4s में कितने बचे, वो तो 0 हो जाएगा, तो ये हम करेंगे। और जब ये 5 ऑक्सीडेशन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ आर्गोन ही आएगा, क्योंकि इसके 5 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 2 ये वाले 3 ये वाले, तो इसका d 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ लिगेंड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस एंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो बेटा देखो, जो लिगेंड्स होते हैं हमने कहा था ये लिगेंड्स वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। क्या करेंगे बेटा, डोनेट करेंगे, लॉन पेयर डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे लॉन पेयर, हमारी मेटल को, जो सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये इसको लॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये इनका काम होता है, ये लॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं होता, मतलब दूसरा शेयर भी नहीं करेगा, डोनेट भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो सिर्फ एक ही एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। इस टाइप के बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा कॉपर आयन हो और यहाँ से आए अमोनिया, अमोनिया के पास एक लॉन पेयर है तो ये इसको अपना लॉन पेयर डोनेट कर देगी। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है जिसमें एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर, सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है, इस टाइप के बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो ये इसके दो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई ट्रांजिशन मेटल यूज 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग अनलाइक द s ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, s ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम पहले बात करें तो s ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ s सबशेल ही होता है। s सबशेल, कौन सा सबशेल होता है बेटा, s सबशेल। तो जब एस सबशेल होगा तो ऑब्वियसली वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाएगा, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो इसमें 3d और 4s है। 3d और 4s के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ये बहुत कम होता है, और 4s के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, साथ में 3d के भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो ये आपने सिंपल रीजन बता देनी है, बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द 4s एंड 3d ऑर्बिटल।
उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3। तो बेटा देखो Fe जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 26 है। Fe में अगर देखा जाए तो एक आर्गोन आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और फिर 3d और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20, 20 और 6 26 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं Fe+3 बनाए, Fe+3 में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, 2s के जाएंगे, एक इसका जाएगा, ये बन जाएगा आर्गोन, उसके साथ आ जाएगा 3d5 और 4s तो है वो वाई। अच्छा, उसके आगे क्वेश्चन है व्हाई Fe एंड दे आर चेंज यूजफुल इन द कैटालिसिस। ये कैसे कैटालिस्ट के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक दूसरे में चेंज होती है। तो बेटा देखो ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकते हैं। Fe जो है, जब वो Fe+2 जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, और Fe3 जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में। तो दोनों ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, हमारे कैटालिस्ट जो एज अ कैटालिस्ट काम करेंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देंगे, दे विल लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और आपका जो रिएक्शन है वो जल्दी से प्रोसीड कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसमें लिख देनी है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द transition metals enables them to be used as a homogeneous and heterogeneous catalysis। तो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, हेट्रोजीनियस में हमने पढ़ा था कि इनके अंदर क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है उसकी वजह से ये रिएक्टेंट्स को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। और जब होमोजीनियस में बात करते हैं तो इसके अंदर बेटा कौन सी इनकी प्रॉपर्टी आती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है और रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और फर्दर वीडियोस के लिए भी आप मेरे साथ अटैच रहिएगा। थैंक यू सो मच।